हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज होम पे स्वागत है। आज हम इंग्लिश के सेट 2 को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले मैंने इंग्लिश का सेट 1 और बायो का भी सेट 1 अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी वहां जा के देख सकते हैं। तो अपने पेन, कॉपी और सेट पेपर को लेकर बैठ जाइए, हमारा एपिसोड अब शुरू होने वाला है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए जो कि रीडिंग सेक्शन है या फिर उसको हम लोग पैसेज सेक्शन बोल सकते हैं। सेक्शन बी जो कि हमारा राइटिंग सेक्शन है, और सेक्शन सी और सेक्शन डी जो कि हमारा लिटरेचर का सेक्शन है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को देखते हैं। मैं पहले आप लोगों को सेक्शन ए का जो पैसेज दिया हुआ है उसको हिंदी में समराइज कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में और समझने में आसानी होगा। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन सबसे पहला पैराग्राफ ये हमसे बोल रहा है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बस बोलने का बात नहीं रह गया है, ये पूरे दुनिया में फैल चुका है। इसके बारे में सब कोई जानता है। ये इतना पावरफुल होता है कि ये स्मार्टफोन और कंप्यूटर से हमारे चेहरे को पहचान लेता है और दूसरे दूसरे देश के लैंग्वेजेस को हमारे अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है। ये फ़िल्टर करता है ईमेल को, यानी जो स्पैम ईमेल होता है उसको फ़िल्टर करता है। ये अनवांटेड सोशल मीडिया में जो पोस्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, और यहाँ तक कि ये कैंसर के ट्यूमर को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल हैं, ये आजकल के डेवलप दुनिया में रहने वाले लोगों की दिनचर्या को बहुत ही आसान बना रहे हैं। अगर आप लोग के पास सेट पेपर नहीं है तो आप सेट पेपर अपना लेके आइए और खोल के बैठ जाइए, तो आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा। अब हम सेकंड पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ हमसे ये बोलता है कि अक्टूबर 2021 में 44 ऐसा देश था जो कि बताया था कि हम लोग अपना एआई की स्ट्रैटेजिक हम लोग के पास अपना एआई स्ट्रैटेजिक प्लान है, यानी उन लोग एआई को अपना जो उसके देश का एआई है उसको बढ़ा रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि वे सभी लोग एआई को बढ़ाने में कितने इच्छुक हैं और सभी रेस में लगे हुए हैं कि मेरा एआई अच्छा हो, मेरा एआई अच्छा हो। और फिर ये इन्हीं के बीच से निकलता है दो देश, चाइना और इंडिया, जो कि अभी डेवलप नहीं है, अभी डेवलपिंग में है, यानी अभी डेवलप हो ही रहा है। ये दोनों जो देश है ये भी अपने एआई को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने एआई को बढ़ा रहे हैं। और थर्ड पैराग्राफ हम लोग का ये है कि ऑक्सफोर्ड इनसाइट एक कंसल्टेंसी फर्म है। मतलब ऑक्सफोर्ड इनसाइट एक एडवाइज़र के ऐसा काम करता है जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन जितने भी होते हैं जो एआई पे काम कर रहे हैं उसको एडवाइस देता है कि आजकल के जो डिजिटल हो किससे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एडवाइस देता है। और 160 ऐसे देश हैं जो कि अपने पब्लिक जो अपने लोकल पब्लिक हैं उन लोग को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एआई के थ्रू। एआई उसके देश में चालू हो गया है और पब्लिक उसके सर्विस का यूज कर रहे हैं। और एक होता है गवर्नमेंट एआई रेडीनेस। गवर्नमेंट एआई रेडीनेस इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि हमें ये बताता है कि उस देश का जो पब्लिक है वो कितना एआई का यूज कर रहा है, कितना अच्छे से यूज कर रहा है। तो उसमें सबसे पहला रैंक आता है यूएस का, उसके बाद फिर रैंक आता है सिंगापुर और यूके का। और कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो कि इस इंडेक्स में सबसे नीचे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि हो गया सब सहारन अफ्रीका, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल और साउथ एशिया के कुछ कंट्री जो कि इस इंडेक्स में सबसे नीचे प्लेस में है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ ये हम लोग का कि जो डेवलप कंट्री है वो अपना सारा इकोनॉमी को एआई के डेवलपमेंट में, उसके रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहा है। बट जो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि हो गया अभी जो डेवलप कर ही रहा है वो अपना सारा इकोनॉमी को या फिर कुछ इकोनॉमी को भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है इस समय, क्योंकि उन लोग के देश में कुछ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि उसी में सारा उनका इकोनॉमी ख़त्म हो जाता है। जैसे प्रॉब्लम हो गया पॉपुलेशन को फीड करना, उसके एग्रीकल्चर को देखना, उसके जो हेल्थ केयर को देखना, और फिर यही समय उसका सारा इकोनॉमी खत्म हो जा रहा है और सेविंग नहीं कर पा रहा और ना ही ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहा है। और इसी कारण जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला बन जा रहा है एआई का। तो ये हम लोग कंप्लीट हो गया। और अगर आप लोगों के पास सेट पेपर है आप उसको भी रीड कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा हम क्या क्या बोले हैं। सो हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन ई के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डज द डेवलप वर्ल्ड हैव एन एज इन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन द डिजिटल रेवोल्यूशन। इसका आंसर हो जाएगा द डेवलप वर्ल्ड हैज एन इनविटेबल एज इन मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन द डिजिटल रिवोल्यूशन विथ देयर ग्रेट इकोनॉमिक कैपेसिटी विथ दिस वेल्दियर
wealthier countries are naturally best positioned to make large investment in the research and development need for creating modern AI मॉडल्स। हम बोल रहे हैं कि जो डेवलप कंट्री होता है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उसका जो इकोनॉमिक होता है वो बहुत अच्छा होता है, इससे कि वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है इस AI मॉडल को डेवलप करने के लिए। इसलिए फास्ट रैपिड रेवोल्यूशन करवा रहा है डिजिटल AI का। क्वेश्चन 2 हमसे बोल रहा है why are the developing countries are not able to make investment in the research and develop needed for creating modern AI models। बोल रहे कि जो डेवलपिंग कंट्री होता है वो क्यों इन्वेस्ट नहीं कर पाता है मॉडर्न AI मॉडल को डेवलप करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा द डेवलपिंग कंट्रीज not able to make investment in the research and development needed for creating modern AI models because these countries have more urgent priorities such as education, sanitation, healthcare, and feeding the population, which override any significant investment in digital transformation। बोल रहा है इस कंट्री के पास ज़्यादा इकोनॉमिक अच्छा नहीं होता है और इसके देश में इतना ज़्यादा ही इसका इकोनॉमिक का यूज हो जाता है, जैसे कि उसके एजुकेशन को बढ़ावा देने में, हेल्थ केयर को बढ़ाने में, पॉपुलेशन को फीड करने में, यही उस पर पूरा भारी पड़ जाता है, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता अपना। क्वेश्चन 3 हमसे ये पूछ रहा है what are the lowest scoring region in the government AI readiness index using AI in public services। बोल रहा है कि कौन AI गवर्नमेंट AI रेडिनेस इंडेक्स में सबसे लोएस्ट पोजीशन पे कौन सा आता है जिसका AI पब्लिक सर्विस खराब हो। तो इसका आंसर हो जाएगा द लोएस्ट स्कोरिंग इन दिस इंडेक्स इंक्लूडिंग much of the developing world such as sub-Saharan Africa, the Caribbean, the Latin America, as well as some Central and South Asian countries। ये बोल रहे हैं कि कुछ देश जैसे कि कुछ डेवलपिंग देश जैसे कि सब सहारन अफ्रीका, कैरिबियन, लैटिन अमेरिका और सेंट्रल और साउथ एशिया कुछ ऐसे कंट्री हैं जो इस इंडेक्स में सबसे नीचे पॉइंट पे आते हैं। अब उसके बाद हम लोग का हो गया ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है व्हाट डज AI स्टैंड फॉर, व्हाट आर द सम ऑफ द फंक्शन ऑफ AI। बोल रहा है कि AI क्या है और AI का फुल फॉर्म क्या है, इसका कुछ फंक्शन भी पूछ रहा है हमसे। तो इसका आंसर हो जाएगा AI स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका कुछ फंक्शन होता है सम फंक्शन ऑफ AI आर इट पावर्स फेशियल रिकॉग्निशन इन स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स, ट्रांसलेशन बिटवीन फॉरेन लैंग्वेजेस, सिस्टम विच फिल्टर स्पैम ईमेल एंड आइडेंटिफाई टॉक्सिक कंटेंट ऑन सोशल मीडिया एंड कैन इवन डिटेक्ट कैंसर ट्यूमर्स। इसका कुछ फंक्शन हो गया जैसे कि ये बहुत ही पावरफुल होता है किसी के फेस को रिकॉग्नाइज करना। ये स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर से किसी फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है यानी उसको किसी के फेस को पहचान लेता है और ये इसके ऊपर ट्रांसलेशन होता है, मतलब ये ट्रांसलेट करता है फॉरेन लैंग्वेजेस को आपके अपने लैंग्वेज में। और ये स्पैम फिल्टर करता है किसको, स्पैम ईमेल्स को, जो स्पैम ईमेल होते हैं उसको फिल्टर करता है और ये अनवांटेड सोशल मीडिया में जो पोस्ट होता है उसको भी आइडेंटिफाई करता है और ये डिटेक्ट करता है यानी जो कैंसर ट्यूमर होता है उसका भी ये पता लगा लेता है। हम लोग का क्वेश्चन 4 हो गया। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज वर रिपोर्टेड हैव देयर ऑन नेशनल AI स्ट्रैटेजिक प्लान ऑन एज ऑफ अक्टूबर 2021। कितने कंट्री ऐसे थे जिनका अपना स्ट्रैटेजिक प्लान था अक्टूबर 2021 के रिपोर्ट में। तो इसमें 44 कंट्री, ऐसा 44 कंट्री था जिनका अपना AI स्ट्रैटेजिक प्लान था। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमसे बोल रहा है नेम टू डेवलप एंड टू डेवलपिंग कंट्रीज मेंशन इन द गिवन पैसेज। इस पैसेज में हमें दिया गया है 2 डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, उसका नाम पूछा है हमसे। तो इसका आंसर हो जाएगा US एंड सिंगापुर आर 2 डेवलप कंट्रीज एंड इंडिया एंड चाइना आर 2 डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पर US, सिंगापुर और UK 3 कंट्री है जो डेवलप है। आप तीनों में कोई भी 2 ले सकते हैं। तो ये भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसका, लास्ट क्वेश्चन 7 पूछ रहा है फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अर्जिनेस। अर्जिनेस का मतलब होता है इच्छुक, कोई काम को करने का इच्छा रखना, और इसका आंसर हो जाएगा विलिंगनेस। विलिंगनेस जो होता है वो अर्जिनेस का सेम वर्ड होता है। इसका मतलब भी होता है कोई काम का इच्छा करना।
अब हम लोग का सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, अब हम सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। हमें सेक्शन बी में टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये राइटिंग सेक्शन है। इसको हमें 100 वर्ड में लगभग 100 वर्ड में लिखना और ये 5 मार्क्स कैरी करता है। हमें 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लेटर टू एडिटर। आप लोगों को लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो हम आपको फॉर्मेट ही बताते हैं साथ में। सबसे पहले हमको लिखना है सेंडर एड्रेस। जो सेंडर एड्रेस या जो लेटर लिख रहा है सबसे पहले उसका एड्रेस, ये जो हो गया ये सेंडर एड्रेस हो गया। उसके बाद फिर डेट जो हम लिखते हैं हमें अल्फ़ाबेटिकल में, मतलब कि हम इंग्लिश वर्ड में लिखना है। जैसे हम लोग डेट को लिखते हैं ना, 12 जून हो गया तो 12/06/2021 करके, हमको ऐसा डेट को नहीं लिखना है, हमको डेट को इस तरह लिखना है जिससे हम यहाँ पर लिखें, इस तरह लिखेंगे वो डेट को। उसके बाद हम सेंड रिसीवर एड्रेस, जो लेटर को रिसीव करेगा उसका एड्रेस। अगर आप एडिटर के पास लिख रहे हैं तो एडिटर रिसीव करेगा तो एडिटर का एड्रेस। अगर आप किसी ऑफिस में लिख रहे हैं तो ऑफिस के मैनेजर का एड्रेस यहाँ होगा। और फिर सब्जेक्ट हो गया हम लोग का, और ये सब्जेक्ट ही कोशिश कीजिएगा आप एक ही लाइन में आ जाए। सब्जेक्ट एक लाइन में आ गया, फिर उसके बाद हमको रिस्पेक्टेड सर देना, सर को आदर प्रदान करना अपना, और हमें स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर हम लिखें थ्रू द मीडियम ऑफ योर न्यूज़पेपर कॉलम आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यूज़ एंड थॉट्स ऑन द प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग बाई द डिप्लेशन ऑफ वाटर। अरे हम तो आपको क्वेश्चन बताए नहीं। चलिए, आपके पास क्वेश्चन तो होगा ही इस मॉडल सेट का, तो आप क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि हमें अपना व्यू बताना है और कुछ उपाय बताना है जिससे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर गर्मियों के दिनों में जो पानी का लेवल होता है वो बहुत ही कम जाता है, ग्राउंड लेवल में पानी बहुत कम जाता है। तो हमें उसके द्वारा उसमें जो हम चिंताजनक जो बात है, हम जो चिंता हो रहा है कि देश में ये हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, ये सब हमको वही लिखना है इस आंसर एडिटर के पास, जिसको अपना लेटर में पब्लिश करें, अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें और लोगों को पता चले इसके बारे में। तो फॉर्मूला तो वो बता देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट किए, थ्रू द मीडियम ऑफ योर न्यूज़पेपर कॉलम आई वुड लाइक टू शेयर माई व्यूज़ एंड थॉट्स on the problems creating by depletion of water in summer. In summer, we beings have to go through lack of water. This is because of depleting groundwater level. People earn for a drop of water. Groundwater depleting causes water famine in many regions. All living beings have to face many problems. If this continues, then in the coming few years there will be a fight for water too, and this can become a matter of great concern. If we wish, we can also overcome this situation, this problem situation जो भी सेम है। और यहाँ पर हो गया ये, if we wish we can also overcome this problem by joining us together. First, we all have to stop the wastage of water, और फिर and water we use some method of rain water harvesting like roof tap, rain water harvesting, installing a rain burner, और फिर उसके बाद क्रिएटिंग अ रेन गार्डन etc. I expect that through your newspaper this issue would be locked up as possible. Thanking you, yours truly शुभम राज। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ये पूरा बॉडी जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मुझे जो सही लगा मैंने वो लिखा। आप ये बॉडी अपने हिसाब से लिखिए, जिस पे आपको लिखना है, जिस कंटेंट पे आपको लिखना है, आपको उसके हिसाब से अपना बॉडी को तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे लिखना था वाटर डिप्लेटिंग जो हो रहा है दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ते जा रहा है समर के सीजन में, इससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, हम क्या क्या चिंताजनक बातें हो सकती हैं, हमको अपना जो चिंता जो हमको लग रहा था कि ये सब हो सकता है हम वो लिखें। तो आपको ये लगता है वो लिखिए, अगर आपको लगता है कि नहीं आप हमसे अच्छा लिख सकते तो आप वही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं आपको लगता है यही लिखना है तो हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं, आप वही लिख लीजिएगा और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो उतारने में। हम बोल रहे हैं सबसे पहले में वहाँ पर हेडलाइन में हम ये देंगे, थ्रू द मीडियम ऑफ योर न्यूज़पेपर। आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि जो आने वाले दिनों में जो समर के सीजन में पानी कम रहा है ग्राउंड लेवल में, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। इससे जो पीपल है
उसको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस होगा। पीपल के साथ जो यहाँ प्राणी और रहते हैं, जैसे जानवर हो गए, पंछी हो गए, उन लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। और आने वाले कुछ दिनों में ये पानी के कारण लड़ाई भी हो सकता है। तो ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम इस सब को ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और पानी का जो वेस्ट होता है उसको बचाना पड़ेगा। हम सभी घर में नल खोल के छोड़ देते हैं या फिर पानी नल से गिरता रहता है तो वो नल को रिपेयर नहीं करवाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। और जो पानी इसलिए तो होता ही है। और हम पानी को बचा भी सकते हैं। जो पानी गिरता है ऊपर से फ्रेश पानी होता है पूरा, हम उसको बचा के अपने कामों में यूज कर सकते हैं। हम कैसे बचा सकते हैं? जो छत के ऊपर जो पानी जमा होता है उसको एक पाइप से ला के हम नीचे गड्ढा में ला डाल सकते हैं। या फिर पानी का जो टंकी होता है ऊपर छत पर टंकी बना के नीचे ज़मीन पे कोई टंकी बना के पानी जो गिरता है उसमें सारा पानी आ जाएगा। ये सब तरीक़ा से हम पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि ये न्यूज़पेपर को पढ़ के लोग इसके बारे में जागरूक होंगे और इसको सुधारेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है थैंकिंग यू योर्स ट्रूली शुभम राज। यहाँ पर शुभम राज यानी जो लेटर में अगर किसी का नाम दिया हो रहेगा तो आपको वो लिखना है, और नहीं दिया हो रहेगा तो अपना नाम या फिर किसी और का नाम लिख सकते हैं। हम लोग को ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ, जो कि है नोटिस राइटिंग। यहाँ पर हम क्वेश्चन तो नहीं लिए, बट आपके पास क्वेश्चन सीट पेपर होगा तो आप उससे देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमसे बोल रहा था कि हमें एक नोटिस लिखना है अपने स्कूल के बोर्ड पे, जिसमें हमें इन्फॉर्म करना था बच्चों को कि नेक्स्ट मंडे को हमारे स्कूल में क्लास 12 को फेयरवेल मिलने वाला है, फेयरवेल प्रोग्राम होने वाला है। तो वही हम लोग को बच्चों को इन्फॉर्म करना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे नहीं, आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बताते हैं आप लोग को हम। सबसे पहले आपको अपना जो है स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जिसे हम लिखे हैं यहाँ पर स्कूल का नाम, हमें स्कूल का नाम तो दिया हुआ नहीं था, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में आपका स्कूल का नाम दिया हुआ रहेगा तो सबसे ऊपर आपको अपना स्कूल के नाम, फिर उसके बाद नोटिस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर डेट, देखिए डेट जो हम लिखे हैं तो फॉर्मल लेटर के जैसा यहाँ पर डेट लिखे हैं। आप खुद से वैसा नहीं कर दीजिएगा, ये वाला डेट नहीं लिख दीजिएगा। आपको जो लिखना फॉर्मल लेटर वाला डेट लिखना है जो आपको हम बताए थे पहले, तो ये डेट लिखनी है। और जो ये आपको यहाँ से लिखे हैं संडे डे, ये डे आपका ऑप्शनल है, आपको लिखने का मन लिखिए, नहीं लिखने का मन नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद फिर हमें लिखना है यहाँ पर फेयरवेल प्रोग्राम, जो टॉपिक है जिस पे हम लिख रहे हैं नोटिस, आपको पहले वो लिखना है। फिर ये आप लिखेंगे फेयरवेल प्रोग्राम, इसके बाद अपना बॉडी को स्टार्ट कीजिए, अपना कंटेंट लिखिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पर लिखें सबसे पहले, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 and 11 as we all know that the journey of class 12 is going to end with us. So we all give them a farewell party which will be held on next Monday, and this program has a different dress code for boys and girls. The dress code for boys is kurta pajama and for girls is patiala suit. So please come and wish them success in their future. तो ये आपका हो गया इसका फॉर्मेट पूरा। और फिर लास्ट में आपको लिख देना है यहाँ पर, लास्ट में जो आपको हो गया ये आपको लिख देना अपना जो आप नोटिस जो लिख रहे हैं उसके बारे में, आप कौन है, नोटिस क्यों लिख रहे हैं। तो आप शिवा हैं और आप स्कूल के हेड बॉय हैं, इसलिए नोटिस लिख रहे हैं। तो आप ये हो गया आपका। और उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, जो नोटिस लिखिएगा तो उसको आप एक बॉक्स में बंद करिए। देखिए आपको दिख रहा होगा, हम एक यहाँ पर रेड कलर का जो बॉक्स है हम इसमें बंद किए इसको। तो आपको ये करना है, तो एग्जाम में आपका नंबर काट लेगा। इसमें आपको एक रेड कलर का बॉक्स, मतलब कोई भी कलर का पेन का बॉक्स आपको एक बना देना है, उसमें आपको नोटिस राइटिंग पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम जो लिखे यहाँ पर इंग्लिश में जो लिखे अपना कंटेंट को हम बता देते हैं आप लोगों को। हम लिखें सभी बच्चों को सूचित किया जाता है क्लास 10th और 11th के, क्योंकि आप देखेंगे अपने स्कूल में जब फेयरवेल प्रोग्राम मिलता है तो लोअर क्लास के बच्चों को नहीं बुलाया जाता है, बस क्लास 9 हो गया, 10, 11 जो क्लास 12 का मिल रहा है तो इसमें क्लास 10, 11 और कभी कभी क्लास 9 को ही बुलाया जाता है। लेकिन जब हम लोग को स्कूल में क्लास 12 को फेयरवेल मिलता था तो हम लोग को बस क्लास 11 को ही इन्विटेशन मिलता था, बाकी सब क्लास के बच्चों को नहीं मिलता था। हम लोग बस खिड़की से झाँक के देखते थे कि हाँ भैया ये पहन के आए, दीदी ये पहन के आई है, और हम लोग बस वही करते थे। और अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखें आगे, एज वी ऑल नो डैट द जर्नी ऑफ क्लास 12 इज गोइंग टू एंड विथ अस। हम लोग जो क्लास 12 का जर्नी था वो हम लोग के साथ ख़त्म होने वाला है, तो हम उन्हें एक फेयरवेल प्रोग्राम देना चाहते हैं, फेयरवेल पार्टी देना चाहते हैं, जिसमें कि सब बच्चे इन्वाइटेड हैं, यानी जितने भी क्लास 10 और 11 का बच्चा है उसको आना है। और ये प्रोग्राम नेक्स्ट मंडे को हेल्ड होगा, नेक्स्ट मंडे को किया जाएगा। और सभी बच्चे का अलग अलग ड्रेस कोड, यानी जो बॉय है वो पहन के आएगा कुर्ता पजामा और जो गर्ल है वो पहन के आएगी पटियाला सूट। ये हो गया। और लास्ट में अपना सिग्नेचर, यानी जो आप नोटिस लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होगा कि आप शिवा हैं और हेड बॉय हैं,
तो यहाँ पर आपको लिखना शिवा और हेड बॉय। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहता कि आप क्या है और कौन है तो आप अपने लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अपना नाम और जो आपको कैटेगरी दिया रहेगा, अब प्रिंसिपल है, हेड बॉय है, तो वहाँ पर ये लिख दीजिएगा। हम लोगों का नोटिस राइटिंग कंप्लीट हो गया है और अब हम आर्टिकल राइटिंग की तरफ बढ़ते हैं। हम इसका क्वेश्चन नहीं लिखे यहाँ पे, तो आप सेट पेपर से अपना क्वेश्चन देख लीजिएगा। हमें क्वेश्चन बोल रहा था कि आपको अपने स्कूल मैगजीन में एक आर्टिकल लिखना है, अपने स्कूल के मैगजीन में एक आर्टिकल लिखना है, जिसमें आपको ये बताना है कि आजकल के जो स्टूडेंट है वो वीडियो गेम पे उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आर्टिकल राइटिंग का सबसे पहले फॉर्मेट तो कुछ होता नहीं, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है हेडिंग, आर्टिकल राइटिंग का हेडिंग लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है बाई शुभम, यानी बाई जिसके द्वारा लिखा जा रहा है। आपका जो नाम है वो लिखिएगा, और अगर क्वेश्चन में नाम दिया हो रहेगा कि आपका नाम रामू है, श्यामू है, गीता है, रीता है, तो आपको वो लिख देना है। उसके बाद फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को। हम लिखें सबसे पहले, एज वी ऑल नो दैट टूडेज एरा हैज़ बिकम अ ऑनलाइन एरा। जो आज का एरा है ऑनलाइन एरा बन चुका है, मतलब कि आज का समय पूरा ऑनलाइन हो गया सब चीज़। आजकल जितना भी चीज़ चलता है सब ऑनलाइन चलता है। ऑनलाइन हमने देखा, कोरोना में ऑनलाइन क्लास किया, वर्क फ्रॉम होम किया, सारा चीज़ ऑनलाइन ही हुआ है। सभी के हाथ में फ़ोन आ गया, उस टाइम डिजिटल थिंग आ गया है, जिससे वो अपना पढ़ाई भी करते हैं या फिर अपना ऑनलाइन काम करते हैं। तो यही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आगे का है, he is not taking his grip on the elders as well as the children। ये जो अपना पकड़ है, जो ऑनलाइन का जो ऑनलाइन ईरा है, वो अपना पकड़ बना रहा है धीरे धीरे। पहले बड़ों को बनाया, बड़ों का ऑनलाइन जब स्टार्ट हुआ ऑफिस से काम, तो पहले बड़ा जो है वो ऑनलाइन चीज़ का आदी हो गया है, और धीरे धीरे बच्चों पर भी अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। बच्चों पर जो कोरोना में जो ऑनलाइन क्लास हुआ है, बच्चे भी उससे ऑनलाइन क्लास करने में उनको मन लगता था, क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे, ऑनलाइन क्लास में पढ़ने ज़्यादा मस्ती करते थे। उससे पूरा जो ऑनलाइन ईरा है पूरा पकड़ बना लिया है बड़ों पर और बच्चों पर, विच इज़ हैविंग अ ग्रेट वेरी बैड इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रेन, बट इट इज़ अफेक्टिंग द एडल्ट। सॉरी, यहाँ पर एडल्ट लिख दिए, यहाँ पर होगा ये एडल्ट होगा, यहाँ पर दिख लिया आप लोग, यहाँ पर एडल्ट होगा, मैं एडल्ट लिख दिए। एडल्ट स्टूडेंट्स मोर देन द लिटिल चिल्ड्रेन, अ स्मॉल चिल्ड्रेन लिव इन फ्रंट ऑफ अस, वी कैन एक्सप्लेन टू देम विथ लव और फेयर दैट इज व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। हम जो बच्चा होता है, ये जो ऑनलाइन ईरा है, वो बच्चा बड़ों के साथ साथ स्टूडेंट पर भी इफेक्ट डाल रहा है। इफेक्ट ही नहीं बल्कि ये स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। मतलब कि जो बड़े होते हैं वो समझदार होते हैं, वो अपना समझ लेते हैं, और बच्चे जो समझदार नहीं होते उनको हम मार पीट के या फिर प्यार से समझा देते हैं कि बाबू ये गलत है, ये मत करो। बट जो एडल्ट स्टूडेंट हो गए हैं उसको तो आप नहीं मार सकते हैं, और समझाते तो वो समझता ही नहीं है। अगर उनको कोई चीज़ का आदत लग गया, जैसे कोई बड़ा आदमी है उसको कोई गलत आदत लग गया तो वो छूटता नहीं है उससे। तो ही बता रहे हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ इससे। और फिर उसके बाद हम बोल रहा है, वी कैन एक्सप्लेन टू देम विथ लव और फेयर, तो हो गया था। बट व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं। स्टूडेंट को हम दे टेक फोन अस फ्रॉम अस फॉर देयर स्टडीज, बट विद द स्टडी दे प्ले द गेम एंड द एंड दैट्स वेयर देयर बैड टाइम स्टार्ट्स, एंड वेन इट्स लिटिल बिट बिकम अ हैबिट दे डोंट नो। बोल रहा है कि वो जो स्टूडेंट होते हैं हमसे फ़ोन मांगते हैं पढ़ने के लिए, तो हम उनको फ़ोन देते हैं, वो पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। और जब वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में उन्हें पता नहीं चलता है कि वो धीरे धीरे कब वो आदत जो होता है, मतलब गेम खेलना उनका आदत बन जाता है। पहले वो खेलते थे आधा घंटा, फिर धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा, फिर धीरे धीरे उनका आदत बन जाता है और दिन भर खेलते रहते हैं गेम, अपने पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देते हैं। दिस ऑनलाइन गेम्स अफेक्ट देयर लाइफ टू मच। ये जो ऑनलाइन गेम है उनके लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। वेरियस स्टडीज शो दैट प्लेइंग टू मच ऑनलाइन गेम कॉजेज फिजिकल डैमेज एंड इंक्रीजेस एंग्जाइटी। बोल रहे हैं जो एक स्टडी हुआ था, बहुत सारा स्टडी ये बोलता है कि जो बच्चे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनका फिजिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है। देखो आजकल के बच्चों को ज़्यादा मोटा हो जाते हैं या फिर उनका फिजिकल कंडीशन सही रहता है, खेल दौड़ धूप करते नहीं है, उनका शरीर पूरा अजीब हो जाता है, मोटा हो जाते हैं, दिखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और उनके शरीर में कुछ जान भी नहीं होता है। उनको एक फैट मार दिएगा तो कंटाप खा के गिर जाएंगे, वहीं पर उठेंगे ही नहीं वो। तो इसी तरह उन लोगों के साथ हो गया है, और ये और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं, गेम खेलते हैं ऑनलाइन गेम से बहुत डिप्रेस हो गए हैं। और जो एंड ऑल्सो दे हैव हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर ड्यू टू मच एक्साइटमेंट एंड रसेस, विथ दिस स्टूडेंट डू नॉट फील लाइक स्टडिंग एंड दे कांट रिज्यूम देयर फ्यूचर।
और बोल रहा है कि ये ज़्यादा गेम खेलते हैं उसको एक्साइटमेंट होता है, मतलब कि गेम अगर आप पबजी खेल रहे हैं, पबजी खेलते खेलते आपको बीच में अगर आपका चिकन हो गया तो पूरा एक्साइटेड हो जाते हैं, दूसरा बार भी गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो एक्साइटमेंट और जो स्ट्रेस मिलता है आपको, तो इसके कारण आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और आपका हार्ट बीट भी तेज हो जाता है, और इससे बच्चा डिप्रेस हो जाता है पूरा, और बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, और इसी से बच्चा अपना अपना फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। और आगे लिखे हैं, दिस हैज बिकम अ बिग प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी कैन हैंडल दिस कंडीशन now, and we can also handle the future of our children by their proper caring, and this will make our children future beautiful and bright। बोल रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है पूरा दुनिया भर में फैल चुका है, पूरा दुनिया इससे परेशान हो गई है इस प्रॉब्लम से। आपके घर में देखते होंगे आपके पापा मम्मी आपको आपको ही डांटते होंगे दिन भर कि दिन भर फ़ोन चलाता है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, कुछ काम नहीं करता, घर का दिन भर फ़ोन में घुसा हुआ रहता है, आपके पापा मम्मी भी आपको डांटते होंगे। ये प्रॉब्लम पूरा दुनिया भर का हो गया है, और हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, अभी इसको हैंडल कर सकते हैं, अभी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर हम बच्चे को प्रॉपर केयर दें, प्रॉपर उनको समझाएं कि ये करो, ये सही, ये गलत है, अच्छे से समझाएं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें, तो वो बच्चा समझ सकता है, और हम अपने बच्चे के फ्यूचर को भी सुधार सकते हैं और ब्राइट बना सकते हैं। ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया, आर्टिकल राइटिंग और ये पूरा नोटिस राइटिंग से पूरा कंप्लीट हो गया हम लोग का, ये तीनों। और मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूँ कि अगर आप राइटिंग सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आप कोशिश कीजिएगा उसको 100 वर्ड से कम में लिखने का। इसको 100 वर्ड से कम में लिखने के लिए हम इसको इतना ही लिखें, तो इसको और बढ़ा चढ़ा के लिख सकते थे, लेकिन 100 वर्ड से कम में लिखने के लिए हम इसको छोड़ लिखना है। और कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करें उसको न्यू पेज से स्टार्ट करें, मतलब कि आप कोई क्वेश्चन को लिखें और वो आपका आधा पेज कंप्लीट हो गया, जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखें और मेरा इतना ही में कंप्लीट हो गया, तो हम इसी में से नया क्वेश्चन स्टार्ट ना करें। राइटिंग सेक्शन से बात कर रहे हैं हम, इसी में से नया क्वेश्चन स्टार्ट ना करें, जैसे कि यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन ये वाला, तो इसके बाद हम यहाँ से क्वेश्चन राइटिंग सेशन का कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट ना करें, हम उसको स्टार्ट करें तो कोई भी न्यू पेज से स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पर न्यू पेज से स्टार्टिंग है तो मेरा एक पेज पूरा भर गया, तो हमको यही करना है, नहीं तो फिर जो एग्जामिनर है वो आपका नंबर भी काट सकता है, क्योंकि इसका रोल ही यही होता है कि हमको लिखना है तो एक ही पेज में लिखना है। और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा ओवर राइटिंग और कटिंग ना करने का ये सब राइटिंग सेक्शन में, इससे आपका इम्पैक्ट जो होता है वो अच्छा पड़ता है। हम लोग का सेक्शन में भी कंप्लीट हो गया, और अब हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। जो सेक्शन सी है ये हमारा लिटरेचर का पार्ट है, और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो सेक्शन सी और सेक्शन डी है तीनों सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोग के लिए, क्योंकि जो पैसेज हो गया और जो राइटिंग सेक्शन हो गया वो हमारे सेट से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट ये जो क्वेश्चन है सेक्शन सी और सेक्शन डी का वो कन्फर्म है कि इसी से आएगा। हमारा यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन है, अब 15 से 20 क्वेश्चन में से कम से कम आपका 10 क्वेश्चन तो आना ही आना है इसी से क्वेश्चन, क्योंकि ये एग्जाम का जो क्वेश्चन है पूरा टच कर रहा है, मैंने चैप्टर के जितना टॉपिक है वो सारे टॉपिक के क्वेश्चन ये सब टच कर रहा है, तो ये सब आना ही आना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी का। बोल रहा है क्वेश्चन हमसे, व्हाट आर द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम नाउ एंड वाई। बोल रहा है कि जो बायोलॉजिकल सिस्टम है 4 ठो अर्थ का, वो कौन कौन 400 बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो इसका आंसर हो गया ये वाला, द 4 बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ इज फिशर्स, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड क्रॉपलैंड। ये सबसे पहले फिशर्स हो गया, फिशर्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड जो है ये हमारे अर्थ का 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम है, और इसका कंडीशन क्या है वो आगे देखते हैं। इन मेनी सिस्टम एरिया ऑफ द वर्ल्ड अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम हैव रीच्ड एन unstable level, they have reached a point where their productivity has been damaged, this is because of excessive use of this biological system। बोल रहा है कि अर्थ के बहुत सारे ऐसे पार्ट है जहाँ पर इसका पूरा भी ये ख़त्म होने के कगार पर आ गया है, क्योंकि ख़त्म होने के कगार पर इसलिए आ गया है क्योंकि ये जो हम लोग जो है इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, जैसे दुरुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी कर रहे हैं, हमको उसका काम नहीं होता फिर भी हम उस चीज़ को कर लेते हैं। जैसे कोयला हम लोग कोयला हम लोग को लिमिट मात्रा में यूज़ करना चाहिए, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम कोयला जला के छोड़ देते हैं, इससे कोयला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कोयले पे खाना नहीं बनाना चाहिए, कोयला जो होता है वो कुछ काम नहीं होता है, जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जो आता है वो कोयला से आता है, तो हमको कोयला को उसी में यूज करना चाहिए, बट आजकल के लोग जो गाँव के लोग होते हैं वो कोयला को खाने के यूज में यूज़ करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं, तो इससे हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो डैमेज होते जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर हुम इज अ टैप्लो वेटिंग एंड वाई। टैप्लो जो किसके लिए वेट कर रहा था और क्यों वेट कर रहा था, इसका आंसर होगा
Taplow is waiting for his Latin teacher Mr. Crocker Harris because Taplow missed his last week class when he was ill. He was come to do the extra class. जो टैपलो है, एक टैपलो का स्टूडेंट है, 5 साल का स्टूडेंट है, जो कि सॉरी लोअर फिफ्थ क्लास का स्टूडेंट है, जिसका एज 16 ईयर है और वेट कर रहा है अपने एक लैटिन टीचर का। क्यों वेट कर रहा है? क्योंकि लास्ट वीक में ये एक क्लास एब्सेंट कर गया था क्योंकि ये बीमार था, तो इसी को एक्स्ट्रा क्लास अटेम्प्ट करने के लिए आया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है, वाई डिड द ऑथर वांट टू गो टू माउंट कैलाश, व्हाट चैलेंज डिड ही फेस ऑन हिज वे टू द माउंट कैलाश। बोल रहा है कि वो ऑथर जो है वो क्यों चाहते थे माउंट कैलाश पे चढ़ना, कैलाश पर्वत पे ऑथर चढ़ना क्यों चाहते थे और कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए थे पहाड़ चढ़ने के दौरान। तो इसका आंसर हो जाएगा the purpose of author journey to Mount Kailash was to complete the Quora because he wanted to improve his positive thinking। जो ऑथर थे वो कोरा को इसलिए कंप्लीट करना चाहते, सॉरी कैलाश पर्वत से इसलिए चढ़ना चाहते थे क्योंकि उनको कोरा कंप्लीट करना था। कोरा का मतलब होता है हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म में एक तीर्थ यात्रा जैसा ही होता है एक तरह से, तो उसको ये पूरा करना चाहते थे क्योंकि ये अपना पॉजिटिव थिंकिंग को, जो इनका शुद्ध विचार है, उसको बढ़ाना चाहते थे। उसके बाद फिर आगे का हो गया कि वो कौन कौन सा प्रॉब्लम फेस किए हैं, उसका आंसर हो गया ये कि द ऑथर फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ माउंट कैलाश, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, पुअर रोड्स, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट एंड ही फेल सेवरली इल एट दर्शन। जो ऑथर थे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किए, जैसे कि उनको फेस करना पड़ा वहाँ के ख़राब वेदर का, ख़राब रोड का, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठंड का उनको करना पड़ा सामना, उनको ख़राब रोडों का सामना करना पड़ा, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सेंटर था, उनको आधा दूर का रास्ता पैदल ही चलना पड़ा था, उसका प्रॉब्लम करना पड़ा। और ये दर्शन पहुँचे तो दर्शन में पहुँच के बीमार पड़ गए थे, तो ये उनसे जूझे हैं माउंट कैलाश को पर्वत चढ़ने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 बोल रहा है हमसे, What loss did the poet talk about the poem childhood? What did the poet realize when he crossed the age of 11 year? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चाइल्डहुड पोएम है उसमें जो ऑथर है वो क्या खोने का बात कर रहा है, और वो जब 11 साल का पहुंच गया, 11 साल का पहुंच गया, तो उसे क्या लगा कि वो खो चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट लॉस्ट हिज इनोसेंस एंड नेइविटी। जो पोएट है वो अपना इनोसेंस को खो दिया, इनोसेंस मतलब अपना मासूमियत को खो दिया है। द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड एंड डेवलप अ माइंड ऑफ हिज ओन। ही रियलाइज दैट हेल एंड हेवन वेयर नॉट प्लेस दैट कुड बी फाउंड इन जियोग्राफी एंड सिंस ही हैड नेवर बीन द सेम पर्सन। वो बोलते हैं कि वो अपना इनोसेंस को खो दिए और उनके पास अपना मेंटलिटी आ गया, वो समझ गए कि अब हेवन और हेल नाम को, यानी नर्क और स्वर्ग नाम का कोई जगह नहीं होता है, ये बस एक ज्योग्राफी बुक में लिया हुआ है। और वो ये जानते हैं कि अब हम वो अपना पुराना ऐसा बचपन की जिंदगी को जी नहीं सकते। अब क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 हमसे पूछ रहा है, व्हाट शॉर्ट रिलेशनशिप डू द फादर एंड द सन हैव इन द पोएम फादर टू सन। जो फादर टू सन जो पोएम है उसमें फादर और सन का रिलेशनशिप कैसा था, क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएम डिपिक्ट्स अ फादर सन relationship which exists in name only. The two have been living together in the same house for years. Even then, the father did not understand his son. The bond of affection between them lie broken. They have become formal just like strangers। बोल रहा है कि जो फादर और जो पिता और बेटे का जो रिलेशन है इस पोएम है वो बस एक नाम का रिलेशन ही रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो दोनों जब भी बात करते हैं स्ट्रेंज की ऐसा बात करते हैं, जो दोनों हैं बहुत ही साल से एक ही छत नीचे रह रहे हैं, बट फिर भी जो पापा है उनका जो पापा बोलते हैं कि हम अपने बेटे को अभी तक समझ नहीं पाए कि क्या उनका बेटा चाहता है, और दोनों के बीच में कोई भी अफेक्शनल लव नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं बना हुआ है। दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि दोनों स्ट्रेंज है, दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं है। अब ये हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 बोल रहा है, व्हाट डज द इलिसा थिंक इज इनफ टू पास द एग्जामिनेशन। जो ये क्वेश्चन आइंस्टीन चैप्टर का है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो इलिसा, इसमें एक जो आइंस्टीन की कजन है, वो क्या सोचती है कि एग्जामिनेशन को पास करने के लिए, एग्जामिनेशन को पास करने के लिए क्या जरूरी है, यही इसमें क्वेश्चन से पूछ रहा है।
तो इलिसा का मानना था, इलिसा वॉज एल्बर्ट कजिन हु लिव्ड इन बर्लिन। ही सी थिंक दैट वन कुड पास एग्जामिनेशन इजीली सिंपली बाय लर्निंग बाय हार्ट एंड रिपीटिंग देम इन एग्जाम्स। बोल रहा है कि जो इलिसा है वो बर्लिन में रहती है और ये अल्बर्ट आइंस्टीन की कजिन है, और ये इसका यह कहना है कि एग्जाम में कोई भी पास हो सकता है। कैसे? आप जो पढ़े हैं उसको दिल से पढ़िए और उसी को जाके एग्जाम में रिपीट कर दीजिए, तो आप इजीली एग्जाम में पास हो जाएंगे। इसका यही मानना है। अब क्वेश्चन 17, हु वाज द जोय मॉर्गन, वाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मनसून। ये जो है डॉक्टर एंड्रयू मनसून, ये एक डॉक्टर है और इस जॉय मॉर्गन एक व्यक्ति है जो इनका वेट कर रहा है। तो ये पूछ रहा है क्यों इनका वेट कर रहा है। डॉक्टर जो जॉय मॉर्गन है वो डॉक्टर एंड्रयू का क्यों वेट कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉय मॉर्गन वाज अ ड्रिलर इन द माइनिंग टाउन ब्लेनी। ही वाज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड हेवी मिडिल एज पर्सन। इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया यहाँ पर कि जो डॉक्टर जो जॉय मॉर्गन है एक डीलर है जो कि लंबा चौड़ा और मिडिल एज इंसान है। हिज वाइफ नेम वाज सुसान। इसका जो वाइफ है, इसका वाइफ का नाम है सुसान। ही वाज वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मॉनसून बिकॉज his wife had been expecting a baby after 20 years of their marriage. In order to ensure safety of his wife and expected child, he wanted डॉक्टर एंड्रयू टू बी प्रेजेंट एट हिज होम। वो डॉक्टर एंड्रयू के लिए इसलिए आए थे क्योंकि उसकी जो बीबी है वो 20 साल के बाद अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी, और जो जॉय मॉर्गन है वो नहीं चाहते कि बच्चे को जन्म देने में कोई भी लापरवाही हो जिससे उसके बच्चे और फिर उसके बीवी पे कोई इफेक्ट पड़े। इसलिए डॉक्टर जी के पास आए कि वो वहाँ पर प्रेजेंट रहें और वो देखभाल करें वहाँ पर उसके बच्चे को, होने वाले बच्चे को और उसकी बीवी को। अब हम लोग का क्वेश्चन 17 भी कंप्लीट, मतलब कि सेक्शन सी बी भी कंप्लीट हो गया है, सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया है, और हमें सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और ये सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स अटेम्प्ट करने कैरी करते हैं, और इस क्वेश्चन को हमें 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना था। और हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से हमें कोई भी एक क्वेश्चन करना है जो कि 5 मार्क्स कैरी करता है, और इसको हमें 100 वर्ड से ज़्यादा में लिखना है, 100 वर्ड से कम में ही लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु वर उरी एंड एल्सा। पूछ रहा है उरी एंड एल्सा कौन थे, उरी एंड एल्सा कौन थे। व्हाट रोल डिड दे प्ले इन आइंस्टाइन लाइफ। उरी और एल्सा कौन थे और वो आइंस्टाइन के लाइफ में क्या रोल प्ले किए, तो यही हमको लिखना है आंसर। उरी वॉज एल्बर्ट फ्रेंड इन मुनीच। उरी जो था वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का फ्रेंड था मुनीच में। एल्बर्ट यूज टू टेल यूरी एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड यूरी वाज द ओनली पर्सन हु स्टूड बाय अल्बर्ट। बोल रहा है कि यूरी है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का फ्रेंड है जो कि मुनीच में रहता था, और अल्बर्ट आइंस्टाइन इससे अपना सारा बात बोलते थे, और एक यूरी है वही एक ऐसा इंसान है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात को समझता था। द ओनली पर्सन हो गया यहाँ पर। When he was feeling miserable at school, he helped Albert with his sincere advice. He introduced him to his doctor friend who agreed to give him medical certificate. जब आइंस्टाइन है उनको स्कूल में अच्छा नहीं लगता था, उनको स्कूल में खराब अजीब लगता था, तो उसके अपने फ्रेंड को बोले कि हमको स्कूल नहीं जाना, कुछ करो तुम। तो वही डॉक्टर आइंस्टाइन बोले कि क्या तुम कोई ऐसा डॉक्टर को जानते हैं जो हमें पागल होने का सर्टिफिकेट दे, जिससे हम स्कूल में दिखा और हम स्कूल से छुट्टी लेके अपने घर चले जाएँ। तो उस टाइम ये उरी है अपना एक डॉक्टर फ्रेंड है उनसे आइंस्टाइन को मिलाता है और उसे मेडिकल सर्टिफिकेट दिलवाता है। तो ये हो गया यूरी का पूरा खत्म। अब एल्सा के बारे में पढ़ते हैं। एल्सा जो है एल्सा वाज कजिन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्सा जो कजिन है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, और अल्बर्ट मीट एल्सा व्हेन शी कम टू मुनीच। जो एल्सा है वो एक मुनीच आई हुई थी, तो वहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन उनसे मिलते हैं और ये उसके कजिन थे। शी टोल्ड हिम दैट इफ ही ट्राइड ही कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जामिनेशन। ये बोलती समझाती है उसको, एक तरह से मोटिवेट करती है, अगर तुम चाहोगे तो तुम एग्जाम में आराम से पास हो सकते हो। शी टोल्ड दैट she knew lot of boys who were much more stupid than Albert Einstein and they had passed easily. He told to Einstein that he did not need to be good at learning things. Anyone could learn like Parrot. वो जो यहाँ इल्सा है वो आइंस्टाइन को एक तरह से मोटिवेट करने का काम करती है। वो उसे समझाती है कि कोई भी बच्चा आराम से पास हो सकता है एग्जाम में, तुम भी पास हो सकते हो, हम तुम्हारे से भी ज़्यादा
डम डम बच्चे को देखे हैं जो कि एग्जाम में पास हो गया, और बताती है कि एग्जाम पास होना कोई बड़ा कठिन बात नहीं है, तुम बस आराम से जो क्वेश्चन जो पढ़ाया गया उसको रटो और जाके रटे हुए को एग्जाम में लिख दो, बस वही बोलती है। और बोलती है कोई भी इस काम को आसानी से कर सकता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। और जो इल्सा है वो आइंस्टाइन की सेकेंड वाइफ भी बन जाती है, आगे कहानी में पढ़िएगा। जो आइंस्टाइन की सेकेंड वाइफ जो थी उसका नाम एल्सा होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे बोल रहा है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ टैपलो इन द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन। द ब्राउनिंग वर्जन एक चैप्टर है, उसमें हमको पूछ रहा है कि टैपलो का कैरेक्टर क्या है। तो टैपलो एक उसमें पात्र है, तो हमको उसका कैरेक्टर पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा टैपलो इज द 16 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट हु स्टडिंग इन अ लोअर फिफ्थ ग्रेड। हिज conversation with Frank tell us about his likes and dislikes। जो टैपलो है 16 साल का बच्चा है जो कि अभी भी 5th क्लास में पढ़ता है, और ये अपने एक टीचर है फ्रैंक जो कि उसके साइंस टीचर हैं, उनसे वो बात करता है। इससे उससे बात करने के दौरान हमें यह पता चलता है कि टैपलो को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। He was he was extremely interested in science. He does not interested in subject like Greek and Latin। इससे हमें यह पता चलता है कि जो टैपलो है उसे साइंस का सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, और वो उसे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज ये सब। और यहाँ ही इज अ गुड मिमिक एज ही इमिटेट्स क्रॉकर हैरिस वॉइस एंड स्टाइल वेरी वेल। यहाँ बोल रहा है कि जो फ्रैंक के साथ जब टैपलो बात करता है तो टैपलो अपने टीचर क्रॉकर हैरिस के बारे में फ्रैंक सर को बताता है तो वो वहाँ पर बहुत ही अच्छा मिमिक्री करता है अपने टीचर क्रॉकर हैरिस का। यह हमको ये बताता है कि वह बहुत ही अच्छा एक मिमिक है। और फिर उसके बाद ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ही इज़ अ वेरी गुड जज and good quality। He is a very good judge and of good quality। He is very frank and straightforward about his ideas of Crocker Harris। Mr. Crocker Harris has give him extra work to do because he had been ill for a day। He is for a day ड्यूरिंग द वीक एंड मिस द क्लास। अब बोल रहे हैं कि जो टैपलो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसका थिंकिंग, मतलब टैपलो जो है सीधा मुंह पर बोल देता है कोई बात को। और ये मिस्टर क्रॉकर है जो उसका टीचर है लैटिन टीचर, उसके बारे में सर को बताता है कि ये मिस्टर क्रॉकर है ऐसे हैं, आप सीधा बात बोलता है। जो उसको मिस्टर क्रॉकर है के बारे में अच्छा लगता है बुरा लगता है वो सीधा सर को बता देता है। तो इससे बोलता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने टीचर क्रॉकर हैरिस के प्रति। और वो वहाँ पर रुका हुआ था क्योंकि उसे एक्स्ट्रा क्लास करने मिला था। क्यों? जो लास्ट वीक में वो अपना एक क्लास छोड़ गया था, वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया था एक क्लास। तो उसको जो मीटर प्रॉकर है तो उसको देते हैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए एब्सेंट के कारण। इट इज ऑलरेडी वेरी लेट। मिस्टर प्रॉकर हैरिस हैज नॉट कम येट बट टैपलो इज अफ्रेड ऑफ क्रॉकर हैरिस। ही डेयर नॉट लीव द क्लास अंटिल क्रॉकर हैरिस कम। यहाँ वो तब तक बहुत देर हो चुका था लेकिन अभी तक मिस्टर क्रॉकर हैरिस वहाँ पहुँचे नहीं थे। और टैपलो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस से डरता था इसलिए वहाँ पर रुका हुआ था जब तक क्रॉकर हैरिस वहाँ तक नहीं आ जाते। ऑल्दो ही अफ्रेड ऑफ क्रॉकर हैरिस ही डज नॉट डिसलाइक हिम। जबकि वो उससे डरता था बट वह उसे नापसंद नहीं करता था। उसको लगता था कि मिस्टर क्रॉकर एक अच्छे टीचर है। यहाँ तक कि जब क्लास में वो जोक बोलते थे ही लाफ एट क्रॉकर्स पुअर जोक ओनली आउट ऑफ रिस्पेक्ट। वी कैन से द टैपलो इज अ वेरी ओबिडिएंट स्टूडेंट। जब मिस्टर क्रॉकर हैरिस उसके क्लास में जब जोक बोलते थे, लैटिन के क्लास जब लेते थे तो वो जोक बोलते थे तो उनका जोक बहुत ही ख़राब रहता था, कोई भी बच्चा उस पर हंसता नहीं था, वही जो टैपलो है उस पर हमेशा हंस दिया करता था। तो इससे यह पता चलता है कि टैपलो है वो उनके रिस्पेक्ट में हंसता था। क्या है कि अगर बच्चा नहीं हंसता तो उनको लगता कि हम बहुत खराब थे, उनको अंदर से बुरा लगता। बट टैपलो वहाँ पर जोर से हंस देता था जिनसे उसको मतलब कि ये दिखाता है कि टैपलो उनके प्रति कितना रिस्पेक्टफुल है। और फिर लास्ट में बताता है कि टैपलो जो है एक ओबीडियंट स्टूडेंट है, मतलब कि इससे हम कह सकते हैं पूरे डिस्क्रिप्शन से कि टैपलो एक ओबीडियंट स्टूडेंट है, एक नेक छात्र है। और हम लोग का पूरा सेट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। हम आप लोगों को पूरा सेट का प्रोवाइड कर दिए सॉल्यूशन, और नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों में हम नेक्स्ट सेट का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जो है सर्च लिस्ट में ऊपर आ जाए, सबसे ऊपर आ जाए, और आपके दोस्तों को भी मदद मिले कि हाँ वो भी इस
अच्छी वीडियो का लाभ उठा सके, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओके बाय। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा।